आप नहीं जानती मम्मी, यहाँ उल्टी गंगा बहने लगी है। ससुर जी जब से रिटायर्ड हुए हैं, मेरी सास और ससुर दोनों किसी फिल्म के लवबर्ड्स की तरह अपने आप को जवान समझने लगे हैं। दिन भर हमारे घर के पास बने गार्डन में झूले पर बैठे बातें करते रहते हैं। उन्हें अपने सफ़ेद हो चुके बालों का भी ख्याल नहीं है। अब इस उम्र में उन्हें ऐसा ये सब क्या शोभा देता है। किरण अपने ससुराल के समाचार अपनी मम्मी को बता रही थी, तभी सास उदास मन से रसोई घर में जाती है, क्योंकि बहू की वो बातें उन्होंने सुन ली थी। उसकी सभी बातों को नज़रअंदाज कर सास मसाले वाली चाय बना के पहले एक कप बहू को उसके कमरे में देकर दूसरा कप अपने पति के लिए लेकर जाती है। बहू ये देखती है और अपना मुंह टेढ़ा करती है। सास ने फिर से एक बार उसकी तरफ अनदेखा किया, क्योंकि ससुर के रिटायर होने के बाद यह उनका रोज का हो गया था। वो अब किसी की भी परवाह किए बिना रोज अपने मर्जी के मुताबिक नए नए कपड़े पहनकर गार्डन में अपने पति के साथ बैठकर अपना ज्यादातर समय बिताती थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए काम करते बिता दी थी, इसलिए अब बची खुची जिंदगी वह दोनों एक साथ समय बिताकर जीना चाहते थे। घर का गार्डन बिरला निवास बंगले जैसा 2 मंजिलों का घर पति पत्नी का ये सपना था और उन्होंने बड़ी मेहनत से इसे पूरा भी किया था। अलका जी ने घर के सामने बड़े प्यार से उस गार्डन को बनवाया था और वहां पर कई फूलों के पौधे और वेलें उगाई थी। उनके उगाए चंपा, जसवंती, मोगरा, गुलाब, ऐसे दर्जनों फूलों की खुशबू से उनका गार्डन हमेशा महकता रहता था। अलग अलग मौसमों में अलका जी अलग अलग सब्जियां भी अपने उस गार्डन उगाया करती। रसोई के लिए धनिया, पुदीना और मेथी उन्हें कभी बाहर से खरीदी नहीं पड़ती थी। इतने सालों तक काम की भाग दौड़ में रामकृष्ण जी कभी भी इस जगह का आनंद ले नहीं पाए थे, लेकिन अब उनका पूरा खाली समय इसी जगह पर बीतता था। दरअसल एक और छोटा सा घर वहां बना सके इसलिए उन्होंने वह जगह खरीदी थी, लेकिन अब वह संभव नहीं था। अलका जी को अपने बनाए उस गार्डन में एक झूला चाहिए था, जो उन्होंने ला कर दिया था। अब वही झूला उनको एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा सुखमय समय बिताने का जरिया बन गया था। उन्होंने अपने घर में सभी जरूरी चीजों की और बाकी ऐशो आराम की चीजों की कोई कमी नहीं रखी थी। फिर भी बहू को दोनों का उस झूले पर बैठकर समय बिताना खटकता था। पहले दिन भर उसके साथ रहने वाली सास अब ज्यादा समय अपने पति को देने लगी थी। अपने सास ससुर को ताने मारने का एक भी मौका किरण नहीं छोड़ती थी। वह हमेशा अपना दिमाग उनको उस जगह से हटाने के लिए लगाती और एक बार उसने ऐसा करने के लिए एक षड्यंत्र भी रचा। अभय, तुम्हें नहीं लगता हमें एक बड़ी कार लेनी चाहिए? किरण ने अपने पति से कहा। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन कार रखने के लिए जगह कहाँ है? हमारे पास एक ही छोटा सा गराज है जहाँ सिर्फ एक कार के लिए जगह है, अभय ने किरण से कहा। किरण बोली, कौन कहता है जगह नहीं है? वह गार्डन है ना जहाँ आजकल 2 लवबर्ड्स अपना डेरा जमाए बैठते हैं। आजकल तुम कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगी हो? अभय ने अपनी पत्नी को फटकार लगाते हुए कहा। लेकिन सच तो ये था कि उसने भी इस बारे में अपने पिता से बात करने का मन बना लिया था। अगले दिन अभय पिता के पास गया और उनसे बोला, पापा, मेरा और आपकी बहू का मन है कि एक बड़ी कार ली जाए, पर बेटा हमारे पास पहले से एक गाड़ी है ना, दूसरी गाड़ी लेने के बाद हम उसे रखेंगे, कहा। रामकृष्ण जी ने कहा, घर में और आने जाने वाले लोग भी तो आपको कैसे देखते हैं, आप किसी का विचार नहीं करते। अभय थोड़ा चिढ़ते हुए ही बोला। अंदर से किरण की बड़बड़ भी चालू ही थी। रामकृष्ण कुछ नहीं बोल पाए। उस दिन बेटे और बहू ने बाहर से अच्छा खाना मंगवाया था, लेकिन अलका और रामकृष्ण जी के गले से निवाला उतरे ना ऐसा हो गया था। उस पूरी रात दोनों ही जागते रहे थे, लेकिन सुबह सुबह कुछ विचार आने से रामकृष्ण जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। रामकृष्ण जी खुद रसोई घर में जाकर चाय बनाकर लाए थे, लेकिन अलका जी इतनी निराश थी कि वह आज बगीचे में किसी भी पेड़ पौधे को पानी तक डालने नहीं गई थी। पूरा दिन तो बड़ा ही नॉर्मल तरीके से गुजरा था, लेकिन शाम को अभय की आंखें फटी की फटी रह गई थी जब उसने घर के आगे घर भाड़े से देना है का बोर्ड पड़ा था। अभय ने रामकृष्ण जी से कहा, पापा, माना कि हमारा घर बड़ा है, लेकिन इसका यह मतलब थोड़ी है कि हम उसे भाड़े पर दे। बेटा, अगले महीने मेरे साथ काम करने वाले शर्मा जी रिटायर हो रहे हैं और वही अब इस घर में भाड़े पर रहेंगे। रामकृष्ण जी ने कहा, लेकिन वह कहाँ रहेंगे? अभय ने अपनी शंका भरा सवाल पूछा। घर के उस हिस्से में जहाँ तुम रहते हो, रामकृष्ण जी ने कड़क आवाज में कहा। और पापा, हम कहाँ रहेंगे? नर्म पड़ती आवाज में अभय ने पूछा। बेटा, मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें इस लायक तो बनाया है कि तुम अपने पैरों पर खुद खड़े हो सको, इसलिए तुम्हारे पास 1 महीना है। तुम अपने लिए नया फ्लैट ढूंढ लो या कंपनी के फ्लैट में रहने चले जाओ। वहां तुम्हें तुम्हारी उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा और इस घर में हमें हमारी उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा। तुम भी सुखी और हम भी। रामकृष्ण जी ने सब कुछ साफ साफ बताया। पापा, लगता है आप तो नाराज हो गए। कल मैंने जो भी कहा मेरा वह मतलब नहीं था, अभय ने अपने पापा के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा।
नहीं बेटा, तुम्हारी जनरेशन ने हमें एक सबक दिया है कि कैसे प्रैक्टिकल बनकर रहा जाता है। हम बड़े तुम बच्चों को साथ में देखकर खुश हो सकते हैं, तो तुम्हें हमें साथ में देखने में क्यों प्रॉब्लम होती है? यह घर, इस गार्डन में ये पेड़ पौधे इस बात के गवाह है कि कैसे तुम्हारी माँ ने मेरे लिए और खासकर तुम्हारे लिए जी जान से सेवा की है, अपना समय अपनी जवानी खर्च कर दी है। इसलिए इन सब पर तुमसे और मुझसे भी ज्यादा तुम्हारी माँ का हक है, और इन सब को मैं तुम्हारी माँ से नहीं छीन सकता। रामकृष्ण जी ने अपनी पत्नी की तरफ देखकर कहा। दोस्तों, जाने अनजाने में हम हमेशा यह गलती कर बैठते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे बड़े बूढ़े हमारे हिसाब से जीवन जिए, ऐसा करवाने के लिए हम उन पर अपने विचार थोपने लगते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि उन्होंने हमारे लिए कितना त्याग किया है। जब उन्हें उनके हिसाब की जिंदगी जीने का मौका मिलता है, तब उनका साथ देने के बजाय हम उनके विरोधी बन जाते हैं। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें एंड कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि हमारी स्टोरी कैसी लगी। ऐसी प्यारी स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।